नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के ग्रेडेड पैटर्न के अनुसार प्रथम वर्ष वाणिज्य वैकल्पिक हिंदी इस विषय के प्रथम आयन की 5वीं कविता, जिसका शीर्षक है उदास तुम और इसके कवि हैं धर्मवीर भारती जी, इस कविता की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इस जानकारी को आप सभी ध्यान से सुनिए। कविता का शीर्षक है उदास तुम और इसके कवि हैं धर्मवीर भारती जी। कविता को आरंभ करने से पूर्व हम धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त व्यक्तिगत परिचय जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त व्यक्तिगत परिचय इस प्रकार से है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं सामाजिक विचारक धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारती जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा ग्रहण करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर पीएचडी प्राप्त की। भारती जी के व्यक्तित्व एवं प्रारंभिक रचनाओं पर माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य संस्कारों का काफ़ी प्रभाव रहा है। हल्की रोमांटिकता और पावनता इनकी कविताओं में सर्वत्र पाई जाती है। भारती जी का अंधायुग काव्य नाटक और गुनाहों का देवता उपन्यास, ये 2 रचनाएं हिंदी संसार में काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं और आज भी इनकी प्रसिद्धि काफ़ी है। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी को हुई है। भारती जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: कविता संग्रह, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया आदि उनके कविताओं के संग्रह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अथवा प्रचलित रहे हैं। उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से आदि उनके कहानी संग्रह प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं। उनके निबंध संग्रहों को अगर हम देखेंगे तो ठेले पर हिमालय और पश्यंती आदि निबंध संग्रह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। नाटकों में अंधायुग काव्य नाटक और नदी पैसी थी आदि 2 नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं उनकी कविता, जिसका शीर्षक है उदास तुम। कविता का शीर्षक है उदास तुम और इसके कवि हैं धर्मवीर भारती जी। सर्वप्रथम हम इस कविता को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, उसके पश्चात इसमें निहित विभिन्न कड़ियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कवि इस कविता में नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए अपने हृदय में उत्पन्न विभिन्न सारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडर के आसपास मत भरी चांदनी जगती हो। मुंह पर ढक लेती हो आंचल, मुंह पर ढक लेती हो आंचल, जो डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण सो जाती हो पाके समेट। आंचल में अलस उदासी बन, 2 भूले भटके सांदेविग पुतली में कर लेते निवास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। खारे आंसू से धुले गाल, खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अधखुले बाल, बालों का अजब सुनहरापन, झरती जो रेशम की किरणें संजा की बदरी से छन छन। मिस्री के होठों पर सुखी किन अरमानों की विकल प्यास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। कविता की अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि भंवरों की पाते उतर उतर, भंवरों की पाते उतर उतर, कानों में झुककर गुनगुन कर हैं पूछ रही क्या बात सकी। उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सकी। चंपई वक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती केसर की उसास।
तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। इसी तरह की ये कविता है। अब हम देख लेते हैं इस कविता का विस्तार से अध्ययन। उदास तुम कविता में धर्मवीर भारती जी ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से नायिका की सुंदरता का रोचक वर्णन व्यक्त किया है। वैसे तो प्रेम मानव मन की सहज एवं प्राकृतिक वृत्ति है। जन्मता ही यह वृत्ति मानव में निहित होती है। कवि भी एक मनुष्य होने के नाते उनके कवि मन में अपने प्रिय के प्रति प्रेम भावना निहित है। कवि का प्रेम मानसिक रूप से इतना स्वस्थ एवं सकारात्मक है कि उदास नायिका भी कवि को सुंदर लगने लगती है। इसके अतिरिक्त इस कविता में नायिका के मिलन हेतु कवि मन में उत्पन्न पीड़ा और अकुलता भी व्यक्त हुई है। कवि अपनी सखी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, जो किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। अर्थात हे सखी, तुम उस समय और अधिक सुंदर लगती हो जब तुम उदास हो जाती हो। तुम्हारी सुंदरता मुझे किसी गुलाबी एवं रममान दुनिया में सूने खंडर के आसपास जगती हुई मद भरी शीतल चांदनी के समान प्रतीत होती है। इसी तरह की भावनाएं कविता की इस कड़ी में कवि ने व्यक्त की है। कविता की अगली कड़ी में कवि नायिका की हरकतों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मुंह पर ढक लेती हो आंचल, मुंह पर ढक लेती हो आंचल, जो डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण, सो जाती हो पाके समेत आंचल में अलस उदासी बन, दो भूले भटके सांदेविक पुतली में कर लेते निवास। अर्थात हे सखी, जब तुम अपने चेहरे पर आंचल ढक लेती हो तब मुझे तुम सूरज पर डूबने वाले बादलों के समान महसूस होती हो, या दिन भर प्रकाश देकर थकिया हरी अलसाई किरण जिस तरह से संध्या के समय सो जाती है, बिल्कुल उसी के समान तुम मुझे प्रतीत होती हो। अथवा जिस प्रकार से भूले भटके पक्षी संध्या समय अपनी आंखों की पुतलियों को बंद करके आराम करते हैं अथवा निवास करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से तुम मुझे नजर आती हो अथवा तुम्हारी सुंदरता मुझे प्रतीत होती है। इसी तरह की भावनाएं इस कड़ी के अंतर्गत कवि ने व्यक्त की है। कविता की अगली कड़ी में कवि ने नायिका के गालों और बालों का वर्णन करते हुए लिखा है कि खारे आंसू से धुले गाल, खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अधखुले बाल, बालों का अजब सुनहरापन, झरती जो रेशम की किरणें, संजा की बदरी से छन छन, मिस्री के होठों पर सुखी किन अरमानों की विकल प्यास, तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास। अर्थात हे सखी, ये जो तुम्हारे गाल है वे मुझे खारे आंसुओं से धुले हुए जान पड़ते हैं। तुम्हारे रूखे से दिखने वाले हल्के से अधखुले बालों में जो विलक्षण सुनहरापन है, वह मुझे संध्या के समय बादलों से छन छन कर झरने वाली रेशमी किरणों के समान दिखाई देता है। मिस्री के होठों पर कौन से अरमानों अथवा उम्मीदों की विकल प्यास सूख चुकी है, यह मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है। हे सखी, तुम उस समय और सुंदर लगती हो जब तुम उदास हो जाती हो। इसी तरह की भावनाएं कविता की इस कड़ी के अंतर्गत कवि ने व्यक्त की है। कविता की अगली कड़ी में कवि कहने लगते हैं कि भंवरों की पाते उतर उतर, भंवरों की पाते उतर उतर, कानों में झुककर गुनगुन कर हैं पूछ रही क्या बात सकी, उन्मन पलकों की कोरों में
क्यों दबी ढकी बरसात सकी, चंपई वक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती है केसर की उसास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडर के आसपास मत भरी चांदनी जगती हो। अर्थात भंवरों की बातें उतर उतर कर मेरे कानों में गुनगुनाती हुई मुझे पूछने लगी है कि क्या बात है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। मेरे उद्विग्न पलकों की कोरों में बरसात अर्थात आंसू क्यों भर आए हैं। चंपा के फूल के रंग जैसे वक्ष को छूकर मेरी केसरी उच्छ्वास अथवा गहरी सांस क्यों उड़ती जाती है। इसी तरह के अनेक प्रश्न कवि मन में नायिका के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं। नायिका के मिलन के अतिरिक्त उसके वियोग से कवि मन विषाद में डूब चुका है। नायिका की जुदाई कवि मन को उद्वेलित एवं विकल बना रही है। कवि का मन नायिका के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा है। वह नायिका के मिलन हेतु तड़पने लगा है। इसीलिए तो कहता है कि तुम्हारी याद में मेरी उच्छ्वास अर्थात गहरी सांस अथवा उसांस मेरे पीले वक्ष को छूकर अर्थात छाती को छूकर बार बार उड़ने लगी है। अर्थात तुम्हारी याद में मेरा मन रुआंसा हो गया है, मुझे सिसकियाँ आने लगी है। इसी तरह की व्याकुलता एवं तड़पन इस कड़ी में व्यक्त हुई नजर आती है। अंत में कवि कहते हैं कि तुम उस मदभरी चांदनी के समान सुंदर लगती हो कि जो चांदनी किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडर के आसपास जागती हुई दिखाई पड़ती है। इसी तरह की ये कविता है। प्रस्तुत कविता में जहाँ एक ओर कवि का मन नायिका के मिलन हेतु आनंदित एवं उल्लासित नजर आता है, वही दूसरी ओर नायिका की यादों में तड़पता, अनेक अरमानों को संजोता और व्याकुलता से भरा हुआ भी नजर आता है। कविता की भाषा ऊपरी रूप से भले ही थोड़ी सी कठिन लगती हो, परंतु कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद साधारण से साधारण पाठक भी इस कविता के भावों को आसानी से समझ सकता है। प्रस्तुत कविता में लयात्मकता, संगीतात्मकता और बिंबात्मकता के दर्शन होते हैं। कवि ने इस कविता में बिंबों का उचित प्रयोग किया है। इन बिंबों में जीवंतता एवं मादकता के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कविता में अथवा कविता की भाषा में लक्षणा और व्यंजना आदि शब्द शक्तियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। कवि बिंबों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। यहाँ पर इस कविता में आया स्मृति बिंब का उदाहरण देख लीजिए। कवि कहते हैं कि भंवरों की बातें उतर उतर कानों में झुककर गुनगुन कर हैं पूछ रही क्या बात सकी, उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सकी। यहाँ पर कवि अपनी नायिका को याद करते हुए बिल्कुल शब्दों में उस नायिका का जीवंत चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं और वह चित्रण स्मृति के माध्यम से कर रहे हैं और इसीलिए इसे स्मृति बिंब कहा जाता है। इस प्रकार से ये कविता है। इस कविता के अंतर्गत जो कठिन शब्द आ चुके हैं उनके शब्दार्थ भी हमने आपके अध्ययन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पढ़िए और परीक्षा में अगर इस कविता पर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप लिखिए। धन्यवाद। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।